हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शिशिका अग्रवाल एंड आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ एमसीक्यू सीरीज फॉर माय लवली लवली सीएसईटी स्टूडेंट्स। सो अगर आप मेरे सीएसईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा दैट आई एम होस्टिंग a 21 days MCQ challenge on my Instagram story. So every day I post 5 MCQs from your subject of legal aptitude and logical reasoning on my Instagram story. So a lot of students have been asking me for the proper explanation and proper reasoning behind all the MCQs. So here I am with this power pack video, and इस वीडियो में I'm gonna explain every MCQs in detail कि इसका आंसर ये कैसे आया मैम, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, राइट। सो डे 1 एंड डे 2 के जो क्वेश्चंस थे, दोज क्वेश्चन वर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। सो एवरी डे आई विल कम अप विद दिस एक्सप्लेनेशन वीडियो जिसमें मैं पूरी तरह डिटेल में आप लोग को समझाऊंगी सारे एमसीक्यूज का लॉजिक कि उसका आंसर कैसे आया। तो जरूर से देखें अगर आप लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और सीएसईटी बहुत 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 अच्छे मार्क्स से क्लियर करना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज। अब आपको पता है मैम हमारे डे 1 का पहला क्वेश्चन क्या था। मैम हमारे डे 1 का पहला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ आर। आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि हु आर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैम। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है प्यारे से, जिसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि पर्सन हु आर कम्पिटेंट टू एक्ट, पर्सन हु आर केपेबल टू एक्ट, पर्सन हु आर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये कहाँ दिया हुआ है मैम? ये दिया हुआ है सेक्शन 11 में। और बेसिकली हमने 3 तरह के लोगों को पढ़ा था कि दे आर नॉट केपेबल टू एक्ट, दे आर इनकम्पिटेंट टू एक्ट। सबसे पहला माइनर यानी छोटा बच्चा, जान के हमको ना समझाना, 18 साल से छोटा बच्चा। दूसरा अनसाउंड माइंड, लूनेटिक, पागल, अनसाउंड माइंड यानी पागल, खिसका हुआ। उसके बाद तीसरा था पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड लॉ कौन होते हैं? जिसको जेल हो जाती है, या जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या जो एलियन एनिमी होता है। इतना हमने पढ़ा था सेक्शन 11 में कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। कौन लोग? माइनर, अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब आपको इसमें क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन इसके एमसीक्यूज बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे बच्चों को लगा कि इसका पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होना चाहिए, लेकिन एक मिनट मैडम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझो। यहाँ क्या लिखा है? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो यहाँ बेसिकली आपको पूछ रहा है कि पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या कंपीटेंट होते हैं? नहीं, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ तो कंपीटेंट नहीं होते हैं। वाई? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ आर नॉट कंपीटेंट टू एक्ट, दे आर नॉट केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो अब इसका देखो करेक्ट आंसर में कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हर चीज नहीं होगा मैम। दे आर नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ मैम ये सही लग रहा है। अब सवाल ही आता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपको ये पूछा है कि पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन है, आपको ये नहीं पूछा है कि नॉन कंपीटेंट पर्सन कौन कौन से हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा होता कि हु आर नॉट कंपीटेंट टू एक्ट, तब होता माइनर भी, अनसाउंड माइंड भी और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। बट मैडम पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अनसाउंड माइंड अलग अलग होते हैं। अनसाउंड माइंड यानी पागल, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ यानी एलियन एनिमी, इंसॉल्वेंट और जो जिनको जेल हो जाती है, हु आर कन्विक्टेड। अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी है तो आपको ये चीज समझ में आया होगा, मैंने अपनी क्लास में बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम ऑप्शन नंबर बी, विच इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो डे 1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, दैट वाज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड वेयर। मैम हमने जनरल रूल क्या पढ़ा था? हमने जनरल रूल ये पढ़ा था कि साइलेंस को कभी भी फ्रॉड नहीं बोला जाता है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। बट मैम उसके कुछ एक्सेप्शंस थे, हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे कि देयर आर सम केसेस वेयर इवन साइलेंट अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो ऐसे कौन कौन से केसेस थे मैम? ध्यान से देखो, ये मेरे प्यारे से नोट्स है जो मैंने बहुत प्यार से आप लोग के लिए बनाया। अगर आपके पास ये नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम करें, मैं आपको ये पीडीएफ जो है भेज दूंगी।
और अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ लेते हैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना आपकी मुट्ठी में होगा, इतनी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ जाएगा कि कुछ और मटेरियल कुछ भी और कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये नोट्स पढ़ लो और बढ़िया एमसीक्यू बनाओ, ठीक है। सो मैम हम ये पढ़ रहे थे, हम जो फ्रॉड वाला चीज पढ़े थे वहां पर मैंने आप लोग को एक बेसिक बात बताई थी कि मैम साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अगर आप चुप है तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने किसी के साथ फ्रॉड किया, एक्सेप्ट for two cases. One is where silent is equivalent to speech or where there is a duty to speak. Another is contract of ubri mein fidi और ubri में fides. अब मैम ये क्यों यहाँ पर ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि लॉ बोलता है कि अगर आपकी ड्यूटी है बोलना, जैसे अगर बाप बेटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कुछ ज्वेलरी बेचने का, बाप बेटी को ज्वेलरी बेच रहा है, तो वहां उन दोनों के बीच में वैसा रिलेशन है, भरोसे का रिलेशनशिप है, तो यहाँ पापा की ड्यूटी बनती है कि अगर वो नकली ज्वेलरी है तो वो बेटी को बताएं, और अगर वो चुप रहा है, वो नहीं बताए, तो उसको फ्रॉड मान लिया जाएगा। मतलब ऐसी कई सिचुएशन में आपकी ड्यूटी बनती है बोलना। और अगर बेटी ने बोल दिया कि पापा आप बताओ ये असली है सोना की नकली है, अगर एक लेडी ने दुकानदार को पूछा कि आप बताइए सोना असली है कि नकली है, और अगर आप चुप रहे तो मैं मान लूंगी कि असली है, तो अब अगर दुकानदार चुप रहा और नहीं बताया कि वो नकली है, तो ये माना जाएगा दुकानदार ने उसके साथ फ्रॉड किया है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, उसकी चुप्पी को हमने हाँ मान ली, साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो इफ साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच और वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीच, तो उस केस में इवन साइलेंस इज कैन बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड। सेकेंडली मैम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उबरी में फिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उबरी में फाइट्स, ये क्या होता है मैम? सिंपली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। ये क्या होता है मैम? इसका मतलब भरोसे का रिलेशन, मतलब भरोसे का रिलेशन। कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जहां पर आपको कंप्लीट डिस्क्लोजर करना रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सारी बात एक दूसरे के बारे में बतानी रहती है, सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन बतानी रहती है, और अगर आपने कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाई, नहीं बताई, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने सामने वाले के साथ फ्रॉड किया। जैसे मैडम मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट, शादी के केस में अगर लड़का गुंडा है, अगर लड़का जेल जा चुका है, अगर लड़का क्रिमिनल है, तो भैया वो बात आपको पहले बतानी पड़ेगी लड़की वालों को, पूरी बात। अगर आप चुप रहे ना, अगर आपने नहीं बताई, तो ये माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया और लड़की वाले उस शादी को तोड़ सकते हैं फिर। ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उबरी में फिडी, और वहां हमें चुप नहीं रहना है, वहां हमें सारी चीजें बतानी है। अगर हम चुप रहे तो इवन साइलेंस कैन अमाउंट टू फ्रॉड। ऐसे कौन कौन से केस है मैम उबरी में फिडी वाले? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोस्पेक्टस, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैरिज, फैमिली सेटलमेंट्स, जो बंटवारा होता है फैमिली का, वहां सारी बातें प्रॉपर बतानी रहती है। तो आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर कि दिस आर द एक्सेप्शंस। कौन सा? साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, where there is duty to speech, and contracts of ubbri में फिडी, these are exceptions where even silence amounts to fraud। तो इसका आंसर क्या होगा मैम? साइलेंस को फ्रॉड कब कब बोल सकते हैं? where there is duty to speak, हाँ मैम ये तो सही है। where silence is equivalent to speech, हाँ मैम ये भी सही है। उबरी में फिडी, हाँ मैम ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? ऑल ऑफ द अबव होगा ना। चलिए आई होप आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डे 1 का, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स है मिस्टर बाहुबली। बाहुबली मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, बाहुबली 2 टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। चलिए मेरी फेवरेट मूवी में नहीं आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज कि मिस्टर बाहुबली एंड मिस्टर भलाल देव enters into contract under mistaken understanding of Indian law, the contract is। इसमें ना बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर किया और मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार इस क्वेश्चन में क्यों गलत किए। मैंने कितनी प्यार से आप लोग को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैम? ये मैंने आप लोग को मिस्टेक का सारी बातें एक छोटे से चार्ट में बना करके दे दी थी, और मैंने आप लोग को क्लियरली बताया था कि मिस्टेक ऑफ लॉ, पहली बात तो मिस्टेक दो तरह का हो सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात अभी नहीं करते हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे लेक्चर्स जाके पढ़िए। अभी हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मिस्टेक ऑफ लॉ, वो भी कौन सा लॉ? इंडियन लॉ। तो हमने पढ़ा मैम मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरह का हो सकता है, एक इंडियन लॉ का मिस्टेक, एक फॉरेन लॉ का मिस्टेक। और मैंने आपको पढ़ाया था मैम जो इंडियन लॉ है, बीइंग एन इंडियन इट्स योर ड्यूटी कि आपको इंडिया के लॉ पता हुआ होना चाहिए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आपको इंडिया का लॉ ही नहीं पता है, तो दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन एज एक्सक्यूज, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज। आप इसको एज एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते कि यार मेरे को तो पता नहीं था, वॉइड कर दो कॉन्ट्रैक्ट को, यू कैन नॉट। और इसका एक लीगल टर्म भी है मैम, इग्नोरेशिया जुडिस नॉन एक्सिक्यूट, या फिर इग्नोरेंशिया लेजिस नेमिनम एक्सिक्यूट, जिसका मतलब ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। You cannot ignore your Indian law and then you can use it as an excuse. No, you can't. इसीलिए if you ignore Indian law, then that consequence will be, the agreement will be बिल्कुल valid. It will not be void. It will be a valid agreement. It will be a valid contract. Why? Because being an Indian, it's your duty कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप इंडियन लॉ को फॉलो करो। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही पे करोगे।
अगर आप जीएसटी में डील कर रहे हो तो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही करोगे। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग ही करोगे। यू कैन नॉट इग्नोर योर इंडियन लॉ, एंड लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि बीइंग एन इंडियन इट्स योर ड्यूटी, और आपको पता होना चाहिए आप इंडियन लॉ का उल्लंघन नहीं कर सकते। और अगर आपने किया तो यू कैन नॉट यूज इट एज एन एक्सक्यूज कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दो। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा, दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। और जो फॉरेन लॉ का मिस्टेक रहता है वो तो हो सकती है हमसे गलती, क्यों, हमें थोड़ी पता है यूके का क्या लॉ है, यूएस का क्या लॉ है। तो इफ देयर इज अ मिस्टेक इन द फॉरेन लॉ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड अब इनिशियो। तो इसका आंसर क्या होगा मैम, अब तो बता दोगे ना। इंडियन लॉ के ऊपर मिस्टेक किए हैं तो फर्क नहीं पड़ता हमें, इंडियन लॉ दे कैन नॉट यूज दिस एज एन एक्सक्यूज, एंड इस कॉन्ट्रैक्ट को वो लोग वॉइड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज अगर आप इंडियन लॉ का मिस्टेक करते हो तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बिल्कुल वैलिड, वो वॉइड नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा मैम, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डे 1 का क्वेश्चन नंबर 4। डे 1 का क्वेश्चन नंबर 4 इज मिस्टर मुन्ना agreed to pay Mr. Guddu. Mr. Munna agreed to pay Mr. Guddu, a lawyer, remuneration according to the results of the case. The agreement is. ये तो एकदम चिंदी क्वेश्चन है मैम। आपको पता है सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स में आपने पढ़ा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ कुछ चीजें होना जरूरी है, जैसे वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, lawful consideration, lawful object, parties should be competent to contract, there should be free consent, and ma'am 7th वाला point पढ़ो, terms should be certain. What do you mean by terms should be certain? clear cut terms होने चाहिए। मैं अगर बोलूंगी कि मेरा फोन क्या तुम कुछ पैसों में खरीदोगे तो ये बिल्कुल कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्टेनिटी ही नहीं है, यहाँ कुछ फाइनल कंक्लूजन ही नहीं ड्रॉ हो रहा है। सामने वाला बोलेगा मैम कितने में फोन बेच रहे हो ये तो बताओ, फिक्स अमाउंट ही नहीं बताया आपने, तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्डू एक लॉयर है, मुन्ना बोला गुड्डी को चल मेरा केस लड़ ले, और गुड्डू बोला अच्छा मेरे को रेम्यूनरेशन कितना दोगे, फीस कितना दोगे, तो उसने बोला केस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, बाद में देख लेंगे केस के अकॉर्डिंग। तो क्या ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं मैम, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होनी चाहिए। यहाँ तो वो रेमरेशन कितना देगा ये अभी उसने नहीं बताया, उसने बोला बाद में देख लेंगे केस के अकॉर्डिंग, तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन नहीं है। उसको बताना पड़ेगा कि कितना रेमरेशन देगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, जितना भी। तो इसका आंसर क्या होगा मैम, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं मैम, वैलिड तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन नहीं है। क्या ये वॉइड होगा? हाँ मैम, ये तो वॉइड अग्रीमेंट है, यानी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। क्यों? क्योंकि वो अनसर्टेन है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। वॉइडेबल होगा क्या? वॉइडेबल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वॉइडेबल सिर्फ जब फ्री कंसेंट नहीं होता है ना तभी होता है, यानी कि फ्रॉड, कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन चारों केस में मोस्टली जो अग्रीमेंट होता है वो वॉइडेबल होता है। अगर टर्म सर्टेन नहीं है तो यहाँ कभी जिंदगी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो इट विल बी वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड अग्रीमेंट, बिकॉज इट इज अनसर्टेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा डे 1 का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था कि x agrees to pay 10,000 to y if it rains and vice versa। सट्टेबाजी चल रही है भैया यहाँ। अगर बारिश हुई तो मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो तू मुझे 1,000 रुपए दे देना। ये क्या है मैम? ये वेजरिंग अग्रीमेंट है। मैंने आपको याद है वेजरिंग अग्रीमेंट पढ़ाया था। वेजरिंग अग्रीमेंट यानी बेटिंग अग्रीमेंट, सट्टेबाजी। इंडिया जीती तो मैं तुझे पैसे दूंगा, इंडिया हार गई तो तू मुझे देना। ये क्या होती है? सट्टेबाजी। और ये वैलिड नहीं है, इंडिया में वैलिड नहीं है। इट इज वॉइड अब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, विच मीन्स वॉइड एग्रीमेंट। सो ये क्या हो जाएगा मैम? दिस इज नोन एज वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग यानी बेटिंग करना, बेट लगाना, सट्टेबाजी करना। सो दिस इज नोन एज वेजरिंग अग्रीमेंट। तो अब ये क्या अनसर्टेन है मैम? नहीं, अनसर्टेन तो नहीं है, ये तो नहीं होगा। वेजरिंग अग्रीमेंट, हाँ मैम ये तो सही लग रहा है। इलीगल है क्या? नहीं मैम, सारी वेजरिंग अग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होती है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि सिर्फ वेजरिंग अग्रीमेंट्स सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में इलीगल है। देखो मैंने लिखा था यहाँ पर, मैंने अपने नोट्स में आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट नॉट इलीगल। जनरली वेजरिंग अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं लेकिन इलीगल नहीं होते हैं सर, इलीगल नहीं है। अब ये क्या है, इलीगल है कि नहीं, ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग लॉ है। तो सिर्फ 2 स्टेट्स ने वेजरिंग अग्रीमेंट को इलीगल डिक्लेयर किया है, वन इज महाराष्ट्र, अनदर इज गुजरात।
सो सिर्फ अगर आप वेजरिंग अग्रीमेंट महाराष्ट्र एंड गुजरात में करते हो तो दैट इज इलीगल, छत्तीसगढ़ में करूँ तो नहीं, इलीगल नहीं है, वेस्ट बंगाल में करूँ तो नहीं, इलीगल नहीं है, सिर्फ वॉइड है। तो इलीगल नहीं बोल सकते मैम, यहाँ इलीगल सही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे स्टेट्स में जनरली वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। अनएनफोर्सेबल नहीं, अनएनफोर्सेबल भी नहीं होगा। अनएनफोर्सेबल का सेपरेट डेफिनेशन है जो मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारे डे 1 के 5 एमसीक्यूज। कमिंग टुवर्ड्स डे 2, डे 2 के जो 5 एमसीक्यूज थे वो भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही क्वेश्चन थे। और मैम जो डे 3 और डे 4 के एमसीक्यूज है दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डे 3 और डे 4 के क्वेश्चन के लिए मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें सेपरेट वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। सो मैम कमिंग टुवर्ड्स डे 2 का क्वेश्चन नंबर 1, डे 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ब्रीच ऑफ मोरल सोशल रिलीजियस अग्रीमेंट्स लीड्स टू। इसमें वैसे मेरे काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने इसका भी गलत आंसर दिया था। अब मैम कुछ लोगों ने तो एकदम मजाक मस्ती में जानबूझ के भगवान ही जानता है टिक कर दिया था। ये तो मैंने ऐसे ही चौथा ऑप्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे ही भगवान ही जानता है डाल दिया, और बच्चे लोग मस्त मस्ती कर रहे हैं और इंस्टाग्राम में भगवान ही जानता है ये वाला ऑप्शन टिक कर रहे हैं। भगवान सब देख रहा है, पड़ेगा चाटा। सही आंसर पता है तो टिक करना चाहिए ना, ये मस्ती मस्ती में क्यों टिक करके आए हो? ये तो होगा ही नहीं भैया, आईसीएसआई ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, भगवान ही जानता है। ठीक है, तो देखो मैम मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मोरल सोशल रिलीजियस अग्रीमेंट्स होते हैं दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उनके कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इन केस ऑफ सोशल मोरल रिलीजियस अग्रीमेंट। इसको मैंने बहुत प्यार से समझाया था, मैं सारे टॉपिक प्यार से समझाती हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर समझाया था ये वाला चार्ट बना के कि एग्रीमेंट बेसिकली ऐसे अग्रीमेंट्स जो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं बाय लॉ, उन अग्रीमेंट्स में कोई इंटेंशन नहीं होता है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। जैसे सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट, जिसका मैंने बैल्फर वर्सेस बैल्फर वाला भी एग्जांपल दिया था। जैसे अगर दीपू और रणवीर वाला एग्जांपल दिया था मैंने, रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण को बोला दीपू दीपू आज मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? तो दीपू ने बोल दिया हाँ मैं चलूंगी, और रणवीर सिंह ने टिकट्स बुक कर ली। दोनों के बीच में क्या हो गया? एक अग्रीमेंट हो गया, सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट हो गया, मियाँ बीवी के बीच का अग्रीमेंट। अब क्या अगर दीपू डिच कर देती है रणवीर सिंह को और उसके साथ मूवी नहीं देखने नहीं जाती है, तो क्या रणवीर सिंह दीपू के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है? नहीं ना, कोर्ट बोलेगा मियाँ बीवी का झगड़ा आपस में घर में सॉल्व करो। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट ऐसे सोशल रिलीजियस मॉरल अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, वो बिल्कुल वैलिड अग्रीमेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमारा लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन ही नहीं होता है। वहां हमारा ये इंटेंशन नहीं होता है अगर सामने वाला पार्टी इसको तोड़ देगा तो मैं कोर्ट में जाके केस कर दूंगा। इसीलिए मोरल सोशल और रिलीजियस अग्रीमेंट्स में कोई भी ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होते हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंस होते हैं क्या? नहीं मैम, लीगल कॉन्सिक्वेंस तो होते ही नहीं। अभी तो मैंने बोला कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस, कोई ड्यूटी एनफोर्समेंट नहीं होता है, कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नो ऑब्लिगेशन अराइज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ मोरल सोशल रिलीजियस एग्रीमेंट्स। दीपू रणवीर वाला एग्जांपल याद रखना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ डे 2। In case there is no offer, no acceptance, no consideration, but their imposed obligation on one party and conferred right in the favor of other is contract in any ways. पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या? सुना सुना लग रहा है? याद करो, एक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया आप लोगों को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स का। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स मैम? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स रियल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई ऑफर नहीं होता है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है, कोई एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉ क्रिएट कर देता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जैसे मैडम अगर मेरा पर्स घूम गया और जा करके किसको मिल गया? विकी कौशल को मिल गया, तो विकी कौशल की अब ड्यूटी बनती है कि वो मेरा पर्स वापस लाके मुझे सही सलामत रिटर्न करे, अगर उसको पता है इसका ट्रू ओनर कौन है। अगर मेरी घूमी हुई सामान किसी को मिलती है, जैसे विकी कौशल को मिल गई, तो विकी कौशल की ड्यूटी बनती है कि वो उस पर्स के ओनर को पहचाने कौन है, ढूंढे और उस ओनर तक वो पर्स को रिटर्न करे, और अगर नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दे और बताए कि ये किसी का पर्स घूम गया है, उसको ढूंढ करके उसको दिया जाए। मतलब यहाँ लॉ बोलता है कि अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो गया
कि आप जिसका सामान है उसको रिटर्न करो। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर कुछ लॉ ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट कर देता है, जहाँ किसी पार्टी का राइट्स, किसी पार्टी का ऑब्लिगेशन लॉ क्रिएट कर देता है, पार्टीज आपस में क्रिएट नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे अगर मैंने गलती से 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया किसी को, तो अब उसकी ड्यूटी बनती है कि वो मुझे मेरे 500 रुपए रिटर्न करे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सो मैम ये क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां कोई ऑफर नहीं होता है, कोई एक्सेप्टेंस, कोई कंसिडरेशन नहीं, बट स्टिल लॉ जो है वो ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन इम्पोज कर देता है? जी हाँ, होता है, बिल्कुल वैलिड होता है। और तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल वैलिड होता है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं क्या मैडम? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं डे 2 का क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। डे 2 का क्वेश्चन नंबर 3 इज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एन अग्रीमेंट टू अग्री इन फ्यूचर इज। अरे यार मैम, ये बताऊं, आप सबको पता है लेकिन आप ना अच्छे से पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अग्रीमेंट टू अग्री इन फ्यूचर, जैसे मान के चलो मेरी और सलमान खान की बात चल रही है, सलमान खान ने बोला यार ईशिका मेरे साथ मूवी बनाओगी क्या? ठीक है, तो मैंने बोला अभी तो मैं बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है यार, पूरा दिन क्लास चलती रहती है, मैं बहुत, मेरे बच्चों को छोड़ नहीं सकती मैं, ठीक है, मेरे बच्चों का एग्जाम आने वाला है, तो मैं अभी नहीं बना सकती, अगले महीने देखेंगे, अगले महीने नवंबर में मेरे बच्चों का पेपर खत्म हो जाएगा, तब देखेंगे, अगर मैं फ्री रही तो हम बना लेंगे वो। ठीक है, सो इतनी बात हुई हमारी, तो हमने अग्रीमेंट किया कि हम फ्यूचर में अगले महीने की, मान के चलो 13 नवंबर को आपका पेपर है, तो मैंने बोला 14 नवंबर को देखेंगे, अगर करना होगा तो कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने अग्री किया कि हम फ्यूचर में देखेंगे हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं। तो आज की डेट में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? मैम आज की डेट में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। समझ में आई क्या? तो क्या कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं मैम, ये तो वॉइड एग्रीमेंट हुआ ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, वॉइड एग्रीमेंट। क्यों? दिस इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमने अग्री नहीं किया है। हम ये बोल रहे हैं चलो ठीक है फ्यूचर में डिसाइड करेंगे, तो वो जब फ्यूचर में डिसाइड करेंगे तब जाके वो एग्रीमेंट होगा। आज की डेट पे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने और सलमान खान ने डिसाइड किया कि 14 नवंबर को डिसाइड करेंगे मूवी का कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं, तो वो 14 नवंबर को जाके डिसाइड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं। आज की डेट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज हम अग्री कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो एन अग्रीमेंट टू अग्री इन फ्यूचर राइट नाउ इज नॉट अ वैलिड अग्रीमेंट, इट इज अ वाइड अग्रीमेंट, इट इज वाइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइड अग्रीमेंट। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। अब इस तरह की गलती दोबारा बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मोदी बुक्ड अ टिकट विद एयर इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई ऑन 16 जून। 16 जून को मोदी जी ने क्या किया? टिकट बुक कर दी और पेमेंट कर दी। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसके बीच में? किसके किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी और एयर इंडिया जो फ्लाइट जाती है। फ्लाइट कैसे बनती है यार? मेरे को नहीं आता फ्लाइट बनाना। ठीक है, ये है हमारी फ्लाइट। तो मोदी जी और एयर इंडिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मोदी जी ने 16 जून को टिकट बुक कर ली, और मान के चलो एक टिकट थी 5,000 की, तो उन्होंने 5,000 रुपए पेमेंट कर दिया। लेकिन उन्होंने टिकट बुक कब की है? जिस दिन वो ट्रैवल करने वाले थे 16 जुलाई, उन्होंने अगले महीने की टिकट आज से बुक कर दी। ऐसा करते हैं क्या? हाँ, इंडिया में प्लेन्स के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे दिन पास आते जाते हैं रेट बढ़ते जाते हैं, तो हम नॉर्मली 1-2 महीना पहले ही बुकिंग कर देते हैं। लेकिन मोदी जी को क्या पैसे की कमी है? कोई बात नहीं, वो भी सेविंग करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 1 महीने पहले से बुकिंग कर दी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि मोदी जी ने 16 जून को टिकट बुक की, लेकिन वो जाने वाले कब थे, फ्लाइट की सर्विस कब यूज करने वाले थे? 16 जुलाई को। तो अब आपको पूछ रहा है ये अग्रीमेंट कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है मैम? ऑप्शन है वॉइड, यूनिलेटरल, बायलेटरल, कंटिंजेंट। तो मैम कंटिंजेंट का तो सवाल ही नहीं आया। कंटिंजेंट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी न किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ऑब्लिगेशन अराइज होगी कि नहीं होगी, जैसे इंश्योरेंस। तो कंटिंजेंट तो अलग ही केस है भैया, कंटिंजेंट तो आएगा ही नहीं। वॉइड तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल वैलिड है। आप एयरप्लेन की टिकट बुक किए, यहाँ बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके और प्लेन वाले के बीच में, प्लेन कंपनी के बीच में। तो अब सवाल ये उठता है ये यूनिलेटरल है कि बायलेटरल है? तो आपको याद आएगा, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, यूनिलेटरल माने जब एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दी है और एक पार्टी की परफॉर्मेंस बची है। बायलेटरल यानी दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस बची है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। मोदी जी ने पेमेंट कर दिया, मोदी जी ने अपना ऑब्लिगेशन बिल्कुल पूरा कर दिया, हो गया है कंप्लीट, दोबारा नहीं देंगे वो 5,000 रुपए। लेकिन फ्लाइट का सर्विस देना भी बचा है। फ्लाइट कब मोदी जी को सर्विस देगी? 16 जुलाई को। तो अगर हम 16 जून को देखें
तो एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन निभा दिया, एक पार्टी का ऑब्लिगेशन बचा है जो 16 जुलाई को होगा। तो जब एक पार्टी का ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया रहता है और एक पार्टी का ऑब्लिगेशन बचा हुआ रहता है तो उसको हम बोलते हैं मैम यूनिलेटरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिलेटरल, ऑप्शन नंबर बी। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था। एग्जीक्यूटरी एक तो होता है एग्जीक्यूटरी जिसमें दोनों पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दिया, उसके बाद एग्जीक्यूटरी, अगर एग्जीक्यूटरी भी दो तरह के होते हैं, अगर एक पार्टी का परफॉर्मेंस बचा है तो यूनिलेटरल और दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस बचा है तो बाइलेटरल। तो उसमें एक पार्टी का हो गया था, एक पार्टी का बचा था, इसीलिए दैट इज यूनिलेटरल। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। सो कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एमसीक्यू सीरीज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, ए बाय लेटर डेटेड 25 दिसंबर ऑफर्स टू सेल हिज लैंड टू बी फॉर 40 lakhs। ठीक है, द लेटर रीचेस बी ऑन 28 दिसंबर। तो मैम अब इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। क्या चार्ट बना लेते हैं? ये वाला चार्ट बना लेते हैं। जैसे मान के चलो ये बंदा है ए ने किस दिन लेटर पोस्ट किया बी को? ऑफर लेटर कब पोस्ट किया? ए ने ऑफर लेटर पोस्ट किया 25 तारीख को और बी को वो पहुंचा 28 तारीख को। ए ने 25 दिसंबर को ऑफर लेटर पोस्ट किया, वो इसको पहुंचा 28 दिसंबर को। अब बी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया। बी ने अपना एक्सेप्टेंस कब दिया? बी ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट किया 30 दिसंबर को, जो कि ए को पहुंचा 2 जनवरी को। ठीक है मैडम, तो बी ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट किया 30 दिसंबर को, जो कि ए को पहुंचा 2 जनवरी को। ठीक है मैम, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए इज कंप्लीटेड ऑन। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ए के लिए कब कंप्लीट होगा? तो मैम याद करो, मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ाया था ये वाला चार्ट बता के कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि ऑफर की तो कोई दो राय नहीं है, ऑफर में तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब वो ऑफरी तक पहुंच जाएगा, जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा। सवाल ये उठता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। अब इसको हम दो नजरों से देखते हैं, एक प्रपोजर के लिए और एक प्रपोजी के लिए। प्रपोजर के लिए वो कब कंप्लीट होता है? जब वो उसको रिवोक करने का राइट खो देता है। यानी कि जिस दिन उसने लेटर पोस्ट किया उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, और जैसे ही उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी अब ऑफरर उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। इसीलिए ऑफरर के लिए वो एक्सेप्टेंस उसी समय कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन ऑफरी ने उस एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट किया। तो जिस दिन ऑफरी ने अपने एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट किया उसी दिन एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा ऑफरर के लिए। क्यों? क्योंकि उस दिन के बाद अब वो अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। वो अपने ऑफर को रिवोक कब कर सकता है? सामने वाले के एक्सेप्टेंस देने से पहले तक। तो ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हो जाएगा? जब वो अपनी चिट्ठी पोस्ट करेगा। लेकिन ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होगा? जैसे मान के चलो ऑफरी ने हाँ बोल के चिट्ठी पोस्ट की, वो तो उसको तब तक रिवोक कर सकता है ना जब तक उसकी चिट्ठी सामने वाले तक पहुंच ना जाए। तो इसीलिए ऑफरी की बात करें, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। अब वो एक्सेप्टेंस पहुंचने ही वाली थी कि पहुंचने से पहले तक ऑफरर ने अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर लिया, तो वो तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो अगर ऑफरी की बात करें तो ऑफरी जो एक्सेप्टेंस देता है ना, वो एक्सेप्टेंस ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होता है? ऑफरी के लिए कंप्लीट होता है जब वो एक्चुअल में ऑफरर को पहुंच जाती है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। तो अब आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मैम कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ए के लिए कब कंप्लीट हुआ? हु इज ए? ए इज मैम ऑफरर। हु इज बी? बी इज मैम ऑफरी। इतनी बात क्लियर है? तो आपको पूछा है कि ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? तो ए के लिए एक्सेप्टेंस उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन बी ने अपनी चिट्ठी पोस्ट की। क्यों? क्योंकि जैसे ही बी ने अपनी एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पोस्ट की यानी कि 30 दिसंबर को, जैसे ही बी ने अपनी एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पोस्ट की 30 दिसंबर को, वैसे ही ए अब अपना ऑफर को रिवोक करने का राइट खो देगा। इसलिए अगर ए की नजरों से देखें तो ए के लिए ये जो एक्सेप्टेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा 30 दिसंबर को ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? इसका करेक्ट आंसर होगा मैडम ऑप्शन नंबर सी, विच इज 30 दिसंबर। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाती हूँ। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बी के लिए कब कंप्लीट होगा, तो आपको पता है बी एक बार एक्सेप्टेंस चिट्ठी दे दिया तो ये इस चिट्ठी को तब तक रिवोक कर सकता है जब तक ये ए के नॉलेज में नहीं आ जाता। तो
बी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, बी के लिए तब कंप्लीट होगा जब वो एक्चुअल में ए तक पहुंचेगा, यानी 2 जनवरी को। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। इसको हमने बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल के साथ समझा है, राइट। देखो जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था कि ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी हैं, इन्होंने ऑफर की चिट्ठी भेजी 1 सितंबर को, जो इसको पहुंची 5 सितंबर को। अब इसके बाद इसने अपनी एक्सेप्टेंस दी 7 सितंबर को और वो पहुंचा 10 सितंबर को। तो सबसे पहले ऑफर कब कंप्लीट होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ऑफर तब कंप्लीट होगा जब वो सामने वाले तक पहुंच जाएगा, यानी कि 5 तारीख को। अब सवाल ये उठता है एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, तो मैम आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे किसके लिए, ऑफरर के लिए कि ऑफरी के लिए। तो ये है हमारा ऑफरर भैया। तो अगर ऑफरर भैया की बात करें, मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जिस दिन इसने चिट्ठी पोस्ट कर दी, यानी कि 7 सितंबर को। और अगर ऑफरी की बात करें मिस्टर बी के लिए, कब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जिस दिन इसका एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाएगा, यानी कि 10 सितंबर को। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होते हैं कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द एमसीक्यू, ऑल द 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, आपको सीएसईडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आपके लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। आई विल बी देयर टू सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई और मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं और आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। अगर हाँ तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सारे सीएसईटी बच्चों के साथ शेयर कर दो, ताकि सबको बेनिफिट मिले, सबको हेल्प मिले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने के लिए। क्यों मैम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना आपका एग्जीक्यूटिव में भी है, आपका एग्जीक्यूटिव में एक सब्जेक्ट एबीसीएल नाम का, वहाँ भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो अगर अभी आप अच्छे से समझ के पढ़ लेंगे तो वो आपको एग्जीक्यूटिव में बहुत हेल्प आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है। सो यहाँ हमारा डे 1 और डे 2 का एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट। हमारे जो डे 3 और डे 4 के एमसीक्यूज हैं, दोज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैं डे 3 और डे 4 के एमसीक्यू के लिए एक साथ ही वीडियो बनाऊंगी। तो उसमें मैं आप लोगों को डे 3 और डे 4 के जो भी 10 एमसीक्यूज हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आपको दूंगी और उस वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो अभी के लिए लेते हैं अलविदा। ठीक है। सो एवरीबडी टेक केयर, बाय बाय, प्रिपेयर वेल, अच्छे से पढ़ाई करिए। आप सभी सीएसईटी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करने वाले हैं, राइट। और हमारा सपोर्ट तो हमेशा आप लोग के साथ रहेगा ही। तो इसी के साथ दिस इज इशिका अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।